हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालत। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे इनकम टैक्स की रेट पर सियासत, प्यार ठुकराया तो चाकू मारा, और साथ ही बिहार के जेलों से कैसे चलता है जुर्म का खेल। महाराष्ट्र में शुरू हुई फिल्मी हस्तियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी आज भी जारी है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। बॉलीवुड की इन हस्तियों के ठिकाने पर बुधवार को शुरू हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी अब भी जारी है। इनकम टैक्स के अफसर एक्ट्रेस तापसी पन्नू, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, डायरेक्टर विकास बहल और प्रोड्यूसर मधु मंटेना के मुंबई से लेकर पुणे तक 30 से ज्यादा ठिकानों पर रेड कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना के ठिकानों पर ये रेड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी फैंटम में टैक्स चोरी को लेकर की गई है। ये तीनों इस प्रोडक्शन हाउस के पार्टनर थे। हालांकि अभी प्रोडक्शन हाउस बंद हो चुका है, लेकिन आरोप है कि 2018 और 19 में इस कंपनी ने टैक्स की चोरी की, जिसकी जानकारी मिलने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया। बुधवार को जैसे ही आईटी की रेड की खबर सामने आई, इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ये मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। ये आईटी हो या जो केंद्रीय एजेंसी जो है उसको जब गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए किसी ने भी जो सच है, उसके साथ जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इनकम टैक्स छापेमारी को लेकर जब विरोधियों ने आरोप लगाए तो सरकार की तरफ से भी जवाब आया। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच इन फिल्मी हस्तियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी अब भी जारी है। दरअसल फिल्मी सितारों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई चल रही है, उसके पीछे की वजह है मधु मंटेना की अचानक हुई तरक्की। और कई फ्लॉप फिल्में देने वाले प्रोड्यूसर मधु मंटेना ने हाल ही में 700 करोड़ की फिल्मों का ऐलान किया था, और इसी के बाद ही वो आईटी के रडार पर आ गए। ये मुंबई के अंधेरी स्थित कॉमर्स सेंटर की आधी रात बाद की करीब 2 बजे की तस्वीर है, और इस बिल्डिंग के बाहर खड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये गाड़ियां बता रही हैं कि यहाँ अब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर मौजूद हैं। इस कॉमर्स सेंटर की दूसरी मंजिल पर मधु मंटेना की क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी का दफ्तर है, और यहाँ दिल्ली मुंबई के 8 अफसर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। 20 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। आपको ये बता दें, जब टीम यहाँ पर आई है तभी से ये जो चेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, गेट को पूरी तरीके से इन और आउट के जो गेट है उसको लॉक कर दिया गया है, और लगातार जो रेड का सिलसिला है वो जारी है। कई अहम दस्तावेज अब तक इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ लग चुके हैं। इनकम टैक्स की छापेमारी के पीछे है 700 करोड़ रुपए की वो कहानी, जहां से इस पूरे गड़बड़ झाले का शक पैदा हुआ। 700 करोड़ रुपए की कहानी के सेंटर में है मधु मंटेना, जिसके चक्कर में तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप और डायरेक्टर विकास बहल भी आ गए। मधु मंटेना की कंपनी क्वांट ने हाल ही में 700 करोड़ के बजट की 2 फिल्मों की घोषणा की थी। पहली फिल्म 500 करोड़ की रामायण और दूसरी फिल्म 200 करोड़ की द्रौपदी थी। मंटेना ने फिल्में तो अनाउंस कर दी, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना मजबूत नहीं था कि वो इतनी महंगी फिल्में बना सकते हैं। इतना ही नहीं, मंटेना ने हाल ही में प्रोडक्शन हाउस फैंटम की 37.5% और हिस्सेदारी खरीदकर 50% के पार्टनर बन गए थे। इस प्रोडक्शन हाउस में बाकी 50% शेयर रिलायंस का है। मंटेना के इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ने आईटी विभाग के कान खड़े कर दिए। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और अब बारी है उम्मीदवारों के मैदान में उतारने की। और इसलिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने वाली है, और इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे।
चुनावी रणभेरी बच चुकी है, रणनीति तैयार हो चुकी है। अब बारी है उन धुरंधरों को मैदान में उतारने की जिनके चेहरे पब्लिक के सामने रखे जाएंगे। इसलिए आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक हो रही है। ये बैठक आज शाम 6 बजे बीजेपी के हेडक्वार्टर में होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह समेत चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। आज की मीटिंग में अभी पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट पर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। खबर है कि बीजेपी आज 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक के लिए कोलकाता से बीजेपी के कोर टीमों के सदस्य कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी समेत टीम के दूसरे सदस्यों का दल दिल्ली पहुंच चुका है। और आज पश्चिम बंगाल के लिए उम्मीदवार तय करने के लिए बीजेपी फाइनल बैठक करने जा रही है। उससे पहले ही नेताओं ने दावे ठोकने भी शुरू कर दिए। 2 दिन पहले बीजेपी का झंडा थामने वाली अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी ने भी टिकट की इच्छा जाहिर की है। बीजेपी की बैठक दिल्ली में होनी है। पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम तय होने हैं। यहीं पर मौका देखकर श्रावंती चटर्जी ने अपने नाम की फाइल भी आगे बढ़ा दी। हाँ, मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी और ये पार्टी और संगठन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देंगे मैं वो निभाना चाहती हूँ, मैं वो निभाऊंगी। अभी डिसीजन देंगे जो मुझे बोलेंगे तो मैं वही करूँगा। उनका विजन, उनका जो मोदी जी का जो स्पीच मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। मैं देखती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ उनको, तो मुझे लगता है हाँ, मोदी जी जो बोले हैं वही। राजनीति भी तो सब जगह में राजनीति होता है ना। तो मैंने सोचा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने बहुत विकास किए हैं पूरा देश के लिए, सब कोई सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरे पास इतना अच्छा प्रपोजल आया कि बहुत दिन ही आया था, बहुत दिन पहले ही आया था 2019 में, तब मन स्थिर कर नहीं पाई। लेकिन अब मुझे लगा कि होता है ना, सब एक टाइम होता है, टाइम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगा कि इस टाइम में दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं ज्वाइन करूँ। नहीं, कभी नहीं आया, कोई ऑफ़र नहीं आया तृणमूल से। हाँ, मैं बहुत बार दीदी के साथ स्टेज साझा की हूँ, उनके साथ कैंपेनिंग में भी मैं बहुत बार गई हूँ। और देश में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना ग्राफ ने बड़ी छलांग लगाई है। और पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए और नए केसों में महाराष्ट्र सबसे आगे। महाराष्ट्र में हालात किसी भी तरह से काबू में नहीं आ रहे हैं। उद्धव सरकार की कोई स्कीम काम नहीं कर रही। महाराष्ट्र सरकार ने नियम तो सख्त बना दिए, लेकिन कई जगहों पर उनका पालन ही नहीं हो रहा। इसी का नतीजा है कि पूरे प्रदेश में स्थिति बेकाबू सी होती जा रही है। महाराष्ट्र में बुधवार का दिन सबसे ज्यादा नए मरीजों का सैंपल पॉजिटिव आया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9,855 नए केस आए। दूसरा नंबर केरल का है, जहां एक दिन में 2,765 नए केस मिले। पूरे देश में एक दिन में 17,425 नए केस मिले। इन आंकड़ों के बीच राहत की बात यह है कि वैक्सीनेशन का काम भी रफ्तार पकड़ चुका है। 1 मार्च को शुरू हुए वैक्सीनेशन के सेकंड फेज में अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर करवा चुके हैं। सेकंड फेज में सरकार ने 2,70,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। इस बीच वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों का मुंह बंद करने के लिए एक अच्छी खबर आई। भारत बायोटेक कंपनी ने दावा किया है कि कोवैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में 81% सफल रही है। बिहार की जेलों में अपराधियों की ऐश है और जेल से ही वो खुलेआम जुर्म के कारोबार को ऑपरेट कर रहे हैं। और जेल से रंगदारी मांगने का एक वीडियो वायरल होने के बाद सूबे के 59 जेलों में से एक साथ छापेमारी हुई। बिहार की जेलों में चल रहे गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। जेल के अंदर से कैदी खुलेआम रंगदारी मांगते कैमरे में कैद हो रहे हैं। बेऊर से लेकर बक्सर तक हड़कंप मचा है। एक कैदी का वीडियो वायरल होने के बाद एक साथ सूबे की 59 जेलों में छापेमारी की कार्रवाई हुई।
की 59 जेलों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान करीब 1.5 दर्जन मोबाइल के अलावा मोबाइल चार्जर, सिम, चाकू, गांजा और नशे के कई दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर खुदकुशी करने वाली आयशा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अब इस मामले पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरुओं की जबरदस्त प्रतिक्रियाएं सामने आई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदने वाली आयशा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके आखिरी वीडियो में पूछे गए सवाल ने सबको झकझोर कर रख दिया है। 23 साल की आयशा ने जान देने से पहले इस वीडियो के जरिए दुनिया को बता दिया कि कैसे उसके पति ने, उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसका जीना हराम कर दिया था, इतना ज्यादा कि वो और जीना ही नहीं चाहती थी। आयशा के इस वीडियो के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। गुस्सा दहेज लोभियों पर फूट रहा है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बेहद ही तीखे अंदाज में दहेज लोभियों पर निशाना साधा और कहा कि बीवी पर जुल्म ढाना कोई मर्दानगी नहीं है। चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो। जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है। बीवी को मारना मर्दानगी नहीं है। बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। हैदराबाद से एक सिरफिरे आशिक की खौफनाक वारदात सामने आई है। एक तरफा प्यार में शख्स ने लड़की का पीछा किया और उस पर चाकू से इतने वार किए कि वो अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रही। हैदराबाद के हैदरशाह कोटा इलाके में इस मकान में चीख पुकार मची थी। पुलिस के साथ साथ लोगों की भी भीड़ जमा हो गई। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली 29 साल की लड़की अपने ऑफिस से घर पहुंची ही थी कि एक तरफा प्यार में पागल शख्स ने उस पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया। बेटी पर हमला होते देख मां ने बीच बचाव की कोशिश की तो सिरफिरे ने मां पर भी ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में मां बेटी दोनों बुरी तरह जख्मी हो गई। आरोपी सुलेमान का तलाक हो चुका है। वो लड़की का लंबे समय से पीछा कर रहा था और शादी के लिए दबाव बनाता था। लड़की ने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन तब आरोपी ने पुलिस के सामने लिखित में स्वीकार किया कि वो लड़की को परेशान नहीं करेगा। लेकिन बुधवार शाम 7:30 बजे उसने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। और मेरठ में बाइक सवार युवकों ने बीच बाजार फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोली दुकान पर खड़ी BA की एक छात्रा को लगी, जिससे वो जख्मी हो गई और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ी। BA में पढ़ने वाली कोमल माधवपुरम में कॉस्मेटिक की दुकान से सामान खरीदने पहुंची थी। तभी पेट को चीरते हुए रीढ़ की हड्डी में गोली लगी और वो अचेत होकर गिर पड़ी। उसे फौरन KMC अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायरिंग की आवाज सुनते ही बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकानदार बाहर निकल आए। बाजार के कारोबारी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अल्टीमेटम दे चुके हैं। फायरिंग की वारदात बुधवार शाम की है, जब दो गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि बाइक सवार लड़कों ने गोली चला दी, जो सीधे लड़की को लग गई। 3 से 4 लड़के आपस में विवाद कर रहे थे। विवाद के दौरान ही उनमें से किसी लड़के ने फायर किया, जो बगल से गुजर रही एक लड़की को लगा। उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। उससे छर्रा लगा था और उसे सकुशल निकाल दिया गया है। लड़की की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।